नमस्कार, मैं मुस्कान खान स्वागत करती हूँ आप सभी का द एग्ज़ाम्स वर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। यह विषय परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसे आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एक बात सोचिए, अगर पृथ्वी से पेड़ खत्म हो जाए, नदियाँ सूख जाए या जानवरों की प्रजातियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगे तो क्या होगा? स्पष्ट है कि मनुष्य का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए प्रकृति और जीवों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक समय की समस्या के बारे में बात करें तो आधुनिक समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसके साथ साथ औद्योगिकरण भी बढ़ा है। इन कारणों से प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़ पौधे, जल स्रोत, मिट्टी और खनिजों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की समस्याओं को लेकर चिंता है। ठीक है, चिंतित है लोग। पारिस्थितिकी क्या है? हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। जानते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1869 ईस्वी में किया गया था। शुरुआत में इसे जीव विज्ञान की एक शाखा माना जाता था, लेकिन आज ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो चुका है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य, पौधों, जानवरों और उसके आसपास के पर्यावरण के बीच होने वाले जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोई भी जीव अपने वातावरण से कैसे जुड़ा है और एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, यही पारिस्थितिकी का मुख्य विषय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य है और पर्यावरण का इन दोनों के बीच संबंध क्या है। जब मनुष्य का विकास हुआ था तब उसकी सबसे पहली आवश्यकताएं थी भोजन या रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़े और घूमने फिरने के लिए परिवहन। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य ने यानी कि इंसान ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया था और इसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण पर दबाव बढ़ने लगा और कई जीव जंतुओं की प्रजातियां संकट में आ गई थी। आज कई प्रजातियों को मानव प्रयासों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, मानव प्रयास कर रहे हैं कि वह बच जाए। आगे हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1869 ईस्वी में हुआ। पहले ये जीव विज्ञान की एक शाखा थी और वर्तमान में यह स्वतंत्र विषय माना जाता है। इसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण और मानव विकास के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी से हवा और पानी या फिर मिट्टी खत्म हो जाए तो क्या इंसान जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और मानव विकास, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ है प्रकृति और मनुष्य द्वारा मिलकर निर्मित वह परिवेश, यानी कि प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर जो चीज़ बनाते हैं, परिवेश बनाते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी है वह पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें शामिल है मिट्टी, वायु और जल। यह तीनों तत्व मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के जीवन का आधार है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व भी न रहे तो जीवन संभव ही नहीं रहेगा। और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। अब बात करते हैं मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण की। मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए अनेक संरचनाएं बनाई है, जैसे सड़कें, पुल, बांध, भवन, परिवहन के साधन। ये सभी है जो मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। पर्यावरण है जो केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है और इसीलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण की व्यापक अवधारणा क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रामीण वातावरण, शहरी वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक वातावरण, राजनीतिक परिस्थितियाँ, ये सब भी शामिल होती है। यानी पर्यावरण केवल प्रकृति नहीं बल्कि पूरा जीवन तंत्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, अब सोचो कि जब पृथ्वी पर इंसान आया था तब उसके पास कोई फैक्ट्री, सड़क या बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं थी। वह पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर था। भोजन जंगलों से मिलता था, पानी नदियों से मिलता था, लकड़ी जंगलों से मिलती थी और आश्रय भी प्रकृति से मिलता था।
लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। आज तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं, खनिज निकाले जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। और साथ में वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, निरंतर बिगड़ता ही जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये तो हमें पता ही है। यानी कि ज़्यादा जनसंख्या का मतलब ज़्यादा भोजन की आवश्यकता, ज़्यादा घरों की आवश्यकता, ज़्यादा उद्योग, ज़्यादा परिवहन, और इन सब के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किया जाता है। ठीक है। और इसी कारण पर्यावरण पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आज जो है पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि कई वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर है, जंगल कम हो रहे हैं, जल संकट बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन की पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। इसीलिए सरकारें और अनेक संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मानव विकास तब भी संभव है जब प्रकृति सुरक्षित रहे। ठीक है। पर्यावरण और मानव विकास का संबंध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये हमें पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, अगर प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए तो फिर तो विकास भी रुक जाएगा। इसीलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कि पर्यावरण, प्रकृति और मानव निर्मित परिवेश। प्रकृति और मानव निर्मित परिवेश है, ये दोनों पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। प्राकृतिक तत्व कौन कौन से है? वह है मिट्टी, जल, वायु। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। मानवों ने कौन कौन से पर्यावरण का निर्माण किया है? सड़क, पुल, बांध, भवन, परिवहन आदि का। ठीक है। पर्यावरण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल होती है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वातावरण और बस्तियों के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग किसी भी जगह जाकर क्यों नहीं बस जाते थे? आखिर क्यों अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, और क्यों कुछ स्थान बड़े बड़े नगर बन गए जबकि कुछ स्थान हमेशा वीरान रहे थे? और आज की क्लास में हम इसी क्लास में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि वातावरण एवं बस्तियों के बारे में बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वातावरण का बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा था? दोस्तों, किसी भी बस्ती का विकास सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि किसी स्थान पर उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त पानी हो, अनुकूल जलवायु हो, जंगल और प्राकृतिक संसाधन हो, तो वहाँ लोग आसानी से बस जाते हैं। लेकिन जहाँ पानी की कमी हो, रेगिस्तान हो, बंजर भूमि हो या अत्यधिक ठंड और कठिन जलवायु होती है, वहाँ बसना कठिन हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि गंगा के मैदानों में बड़े पैमाने पर बसावट कब संभव हुई थी? ठीक है। इसका उत्तर है लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी समय लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के हल का उपयोग शुरू हुआ था। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल काटे गए और लोहे के हल से कठोर मिट्टी को जोता गया। इसी कारण गंगा के विशाल मैदान खेती योग्य बने और नई नई बस्तियां बसने लगी थी। आगे हम बात करते हैं कि लोहे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोहे की खोज कब से शुरू हुई उसके बारे में। देश के विभिन्न भागों में लोह खानों की खोज की गई थी। ठीक है। लोहे को निकालने की तकनीक विकसित हुई, लोहे के औजार बनाने की कला का भी विकास हुआ। इससे कृषि और मानव जीवन दोनों में बड़ा परिवर्तन आया। मिट्टी से अब हम मिट्टी पर ही आते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी भारत में पाई जाती थी। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है, जैसे गंगा के मैदानों की कठोर जलोढ़ मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी, दक्कन और पश्चिमी भारत की काली कपास वाली मिट्टी। इन सभी मिट्टियों की जुताई करने के लिए मजबूत लोहे के हल की आवश्यकता पड़ती थी। आज पूरी दुनिया प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दे रही है। हालांकि पहले बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, लेकिन आज ये समझा जा चुका है कि जंगल, वन्य जीव और पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। जब मनुष्य ने खेती शुरू की और पशुपालन अपनाया तो भोजन की मात्रा बढ़ी थी और स्थायी जीवन शुरू हुआ और मानव सभ्यता का विकास तेजी से हो गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि बस्तियां कहाँ बसती थी। ठीक है।
अब जानते हैं प्राचीन बस्तियां किन किन स्थानों पर बसती थी। किसी भी बस्ती का स्थान मुख्य रूप से निर्भर करता था, ठीक है, मिट्टी और जलवायु, नदी या फिर झील, जंगल, पर्वत, खनिज, उपजाऊ मिट्टी, इन सभी प्राकृतिक कारकों पर ये स्थान वो होते हैं, डिपेंड करते हैं। आगे हम बात करते हैं नदियों के महत्व के बारे में। प्राचीन समय में नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं थी, वह परिवहन का साधन भी थी, सिंचाई का आधार भी थी, व्यापार का माध्यम भी थी, उपजाऊ मिट्टी लाती भी थी, ठीक है। इसीलिए अधिकतर बस्तियां थी जो वो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आगे हम बात करते हैं बाढ़ का कैसा प्रभाव रहा था। हालांकि नदियां लाभ देती थी, लेकिन बाढ़ आने पर जंगल बह जाते थे, किनारे बदल जाते थे, लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता था। फिर भी बाढ़ के बाद खेतों में उपजाऊ मिट्टी फैल जाती थी और जिससे कृषि को लाभ मिलता था। आगे हम बात करते हैं सरस्वती नदी का परिवर्तन के बारे में। लगभग 2500 ईसा पूर्व नदियों के मार्ग बदलने लगे थे। सरस्वती नदी जो गंगा, हकरा प्रणाली, यमुना और सतलुज से जुड़ी हुई थी, धीरे धीरे अपना मार्ग बदलने लगी। बाद में लगभग 1700 ईसा पूर्व सतलुज और संभवतः यमुना पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई थी, ठीक है। इसका प्रभाव हमें हड़प्पा सभ्यता पर भी पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाटलिपुत्र के विकास के बारे में। तो भारत के प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र की बात करें तो यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम के पास स्थित था। इसके आसपास गंडक, घाघरा और पुनपुन जैसी नदियां भी थी। चारों ओर नदियों होने के कारण पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण जल परिवहन केंद्र बन गया था और इसी कारण ये आगे चलकर एक शक्तिशाली राजधानी बना था। आगे हम बात करते हैं चिरांद का क्या महत्व था। प्रागैतिहासिक काल में चिरांद गंगा और घाघरा के संगम क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। यहाँ नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। इनमें कई औजार बारहसिंगा की हड्डियों से बने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय हिरण का शिकार किया जाता था। आगे हम बात करें तो झीलों और तालाबों के किनारे बस्तियां केवल नदियां ही नहीं बल्कि लोग तालाबों और झीलों के किनारे भी बसते थे, ठीक है। लोग थे प्राचीन काल में या फिर अभी भी ज़्यादातर केवल नदियों के किनारे ही अपनी बस्तियां नहीं स्थापित करते थे, बल्कि जहाँ तालाब या झीलें या फिर मुख्य रूप से जहाँ पानी का स्रोत हो वहाँ पर अपनी बस्तियां बसा लेते थे। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में से ऐसी अनेक बस्तियों के हमें प्रमाण मिलते हैं और आज भी जलाशयों के आसपास बड़ी संख्या में आबादी बसती है। लास्ट में हम परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। तो लगभग 500 ईसा पूर्व लोहे की कुल्हाड़ी और हल का उपयोग बढ़ा था, हमें पता चलता है। लोहे के औजारों से जंगल काटकर खेती संभव हुई थी। बस्तियों का विकास मिट्टी, जलवायु, जल स्रोत और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था, ठीक है। नदियां परिवहन, सिंचाई, व्यापार और कृषि का मुख्य आधार थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व नदियों के मार्ग बदले। लगभग 1700 ईसा पूर्व सतलुज और संभवतः यमुना का मार्ग भी बदला था। और पाटलिपुत्र था जो गंगा और सोन के संगम के पास स्थित था। चिरांद नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, हमें पता चलता है। तो दोस्तों, आज हमने वातावरण एवं बस्तियां अध्याय के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से समझा है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण ने मानव बस्तियों और सभ्यताओं के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में हम इस अध्याय का अगला महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।